उस रसायन का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करने से और अवैज्ञानिक तरीके के जो हम जिस तरह से उसका प्रयोग हमने शुरू कर दिया है, उससे हमारी ये जो भूमि है वो बंजर हो गई है। खेती का सबसे पहला निवेश होता है ये खेत, ये भूमि। और आज के समय पे ये भूमि समय के साथ साथ जो भी इसमें गुण थे, इसकी जो भी क्षमता थी, वो एक समय के साथ साथ क्षीण हो गई है। इसलिए आप कोई भी फसल बोते हैं तो उस फसल अगर बीज अच्छी है, अच्छी प्रजाति के आप बीज ले रहे हैं, तो उस बीज का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीज तो आप बो रहे हैं इस भूमि में, बट भूमि के जो गुण थे, भूमि जो क्षमताएं थी, वो समय के साथ साथ उसका ह्रास होने लग गया है। तो आज जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं उसका तो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हाल फिलहाल के पिछले 2-3 सालों से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो किसानों को आह्वान कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती की देखिए सार्थकता तब है जब आप अपनी मिट्टी को जानते हुए, समझते हुए और अपने खेत के अनुसार जब आप खेती करेंगे, तो वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में आपको अपनी भूमि को समझना है कि उस भूमि में किस प्रकार की फसल उग पाएगी, आसपास की जैव विविधता कितनी संपन्न है, आसपास जलाशय है कि नहीं, चाहे वो सतही जल हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो। उस चीज़ को जानते समझते हुए जब हम खेती कर रहे हैं, तो वो प्राकृतिक खेती कहलाता है। और आपने जब भी प्राकृतिक खेती की बात सुनी होगी, तो आपने उसमें एक शब्द ज़रूर सुना होगा, जीवामृत। देखिए, मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब जीवामृत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्राकृतिक खेती अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है जीवामृत। देखिए, जीवामृत है क्या, इसका निर्माण हम क्यों कर रहे हैं, ये जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हम रासायनिक खेती करते आ रहे हैं इतने लंबे समय तक, तो मिट्टी हमारी बंजर हो गई है, भूमि हमारी बंजर हो गई है। बंजर क्यों हो गई है? क्योंकि इस भूमि में जितने भी जीवाणु थे, लाभदायक जीव थे, उनकी संख्या समय के साथ साथ कम हो गई है। वो अपना कुछ कार्य इस भूमि में करते थे, बट आज जब उनकी संख्या कम हो गई है, तो वो जो कार्य भूमि में स्वतः प्राकृतिक रूप से होता था, वो नहीं हो पा रहा है। वो कार्य क्या होता था? जो भी कार्बनिक पदार्थ, जो भी फसल अवशेष, जो भी बायोमास अपने खेत में आप मिलाते थे, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसको ये जीवाणु उसको उस रूप में तब्दील करते थे कि फसल उसको ले पाती थी। बट आज के समय पे क्या हो रहा है, ना तो हम खेत में कार्बनिक पदार्थ दे रहे हैं, और ये जीवाणु भी रसायन का प्रयोग लंबे समय तक करते करते इनकी संख्या कम हो गई है। तो क्योंकि आज ये हमारे खेत की भूमि में नहीं है, तो इन्हें कहीं ना कहीं से ला करके हमें इन्हें पुनर्स्थापित करना है, ताकि ये अपना काम वहाँ पे सुचारू रूप से वापस से शुरू कर सकें। क्योंकि आज के समय पे हमारी भूमि में ह्यूमस की मात्रा, जो जीवांश कार्बन की बात हम कहते हैं, वो 0.3 या 0.4 ही रह गई है, जो कि ये बताती है कि हमारी भूमि आज उतनी सक्षम नहीं रह गई है, उसमें इतनी क्षमताएं नहीं हैं कि उस हिसाब से वो उत्पादन दे पाए। तो जो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है, जो दो चीज़ें मिल के काम करती थी, एक तो था कि आप खेत में आप बायोमास दे रहे हैं, फसल अवशेष दे रहे हैं, दूसरा ये जीवाणु, ये मिल के दोनों सुचारू रूप से काम करते थे, तब जाकर के आपके खेत में ह्यूमस बढ़ता था और पैदावार अच्छी होती थी। तो जीवाणुओं के कम होने से, और ये जो आप जो फसल अवशेष या फिर बायोमास, जो कार्बनिक पदार्थ आप अपने खेत में लौटाते थे, ये दोनों ही चीज़ आपके खेत में नहीं है, इसलिए ह्यूमस बनने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो जो जीव आपके खेत की मिट्टी से जाने अनजाने रसायनों का प्रयोग करने से आपके खेत में उनकी संख्या कम हो गई है, उन्हें हम ऐसी जगह से लाएं, उनका संवर्धन करें और उनको अपने खेत में वापस से पुनर्स्थापित करें। तो अब ये जानना होगा कि ये जीव, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये आपको मिलेंगे कहाँ से? क्योंकि हम अब जीवामृत बना रहे हैं। जीवामृत का मतलब है जीवों का अमृत। ऐसे जीव जो आपके खेत में उपस्थित नहीं हैं, उनको ऐसी जगह से लेकर के आएँ जहाँ पे उनकी संख्या अच्छी है, वहाँ से ला करके उनका संवर्धन करें, उनका मल्टीप्लिकेशन करवाएं और फिर उसको वापस से अपने खेत में पुनर्स्थापित करें, ताकि वो अपना काम वहाँ पे सुचारू रूप से, प्राकृतिक रूप से करना शुरू कर दें। तो अब ये जीव आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये जीव आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे हम आपकी दखलंदाजी कम है, जहाँ पे वो प्राकृतिक रूप से अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में वो एक जगह ही है, वो है जंगल। जंगल में कोई ऐसा क्षेत्र, जैसे जंगल में पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ के पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको नहीं लेके आनी है। जंगल जो जैव विविधता से संपन्न है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, ऐसा कोई छायादार वृक्ष, वो बरगद या पीपल का ही नहीं होना चाहिए, कोई भी छायादार वृक्ष, उसमें फल लगते हों, उसकी पत्तियां वहीं गिरती हों, सड़ती हों, जो भी बायोमास, जो भी कार्बनिक पदार्थ वहाँ लंबे समय तक गिर रहा है, वहीं पे सड़ रहा है, पानी का जमाव वहीं पे हो रहा है, किसी भी तरीके की केमिकल की वहाँ पे हम छिड़काव नहीं कर रहे हैं, उस जगह की मिट्टी आपको लेकर के आनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास की किसी ऐसे
छायादार वृक्ष का चयन कर लें, जिसे आप जानते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरीके का केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और वहाँ की मिट्टी संपन्न है, तो वहाँ से आप मिट्टी उठा लाएं। या तो फिर आपके खेत के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र ज़रूर होगा जहाँ पे आप ज़्यादा जाते नहीं होंगे, जहाँ पे केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, या फिर जहाँ कहीं कोई झाड़ू नहीं लगाता है, तो उस पेड़ के नीचे की मिट्टी भी आप लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस बनने की प्रक्रिया लगातार निरंतर चल रही है, तो वहाँ की मिट्टी संपन्न है। वहाँ की मिट्टी में वो जो मिट्टी के 3 गुण होते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, जैवीय गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, वो तीनों गुण उस मिट्टी के संपन्न हैं। तो वहाँ से आप मिट्टी ले आएँ। और अगर मिट्टी आप नहीं ला पा रहे हैं और झांसी के आसपास के आप किसान हैं, तो हमारे यहाँ इस राजकीय कृषि विद्यालय में भी यहाँ पे हमने जीवामृत का ड्रम बना करके तैयार रखा है। यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं, या फिर सर का हमारे एक फार्म है डोंगरी पे, आप वहाँ से भी कल्चर ले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास जंगल की मिट्टी है तो आप जंगल की 5 किलो मिट्टी ले आएँ, और अगर नहीं है तो आप ये जीवामृत भी लेकर के आ सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये 200 लीटर का ड्रम है, अब मैं आप लोगों को जीवामृत निर्माण के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि किस प्रकार से इसका बनाएं आप। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीवाणुओं का आपको संवर्धन कराना है, तो ये जंगल की मिट्टी में ले आई हूँ 5 किलो। जब आप मिट्टी को, जब बायोमास हटाएंगे, आप जो भी कूड़ा कचरा है किसी पेड़ के नीचे का, उसको थोड़ा सा हटाएंगे आप, वहाँ की मिट्टी जब आप उठाएंगे तो आप उस मिट्टी में आपको एक भुरभुरापन महसूस होगा, उसमें एक रंग दिखेगा आपको। तो ये चीज़ बताता है कि उस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी है। तो बस आप वहाँ से मिट्टी ले आएँ और ये 200 लीटर का एक ड्रम खरीद के आप रख लें, और इसमें 5 किलो मिट्टी आप पहले ही दिन डाल दें। ठीक, अब इस ड्रम में आप थोड़ा सा पानी भर दें, कुछ इतना हिस्सा आपने इसमें पानी भर दिया। अब जो मिट्टी आपने इसमें डाली है उसमें जीवाणु हैं, वो सूक्ष्म जीव हैं, इनका संवर्धन करा रहे हैं आप, और ये पूरे ड्रम में इनका संवर्धन करा रहे हैं आप। तो इसमें समय की भी ज़रूरत लगेगी और भोजन की भी आवश्यकता इन जीवाणुओं को होगी। तो पहले ही दिन जब आपने इसमें ये मिट्टी डाली है, उसी दिन आप 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ उसी दिन आप इस ड्रम में डाल दें। ये भोजन है उस जीवाणु का। अब देखिए, जो गुड़ मैंने डाला है वो कुछ घंटे में घुल जाएगा पानी में, और ये तुरंत जीवाणुओं के उपयोग में आ जाएगा, क्योंकि जो ये जीवाणु है ना, ये सूक्ष्म है, मतलब इनका साइज़, इनकी बॉडी का साइज़ बहुत छोटा है। ये वही चीज़ खा पाएंगे जो इनसे छोटी है। तो जो गुड़ आपने डाला है इसमें, ये तुरंत पानी में घुल करके नैनो फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, तो जीवाणु इसको तुरंत भोजन के रूप में प्रयोग कर लेंगे। बट जो मैंने आटा इसमें डाला है, वो आटा तकरीबन 15-20 दिन बाद, क्योंकि जो आटा है उसका साइज़ जीवाणुओं के साइज़ से बड़ा है, तो वो एक समय के बाद इस रूप में तब्दील होगा कि ये जीवाणु उसको भोजन के रूप में ले पाएंगे। तो तकरीबन 15-20 दिन बाद ये आटा उस रूप में तब्दील होगा जब जीवाणु उसको खा पाएंगे। अब जैसे इसमें बात आती है, कई लोग कहते हैं कि गुड़ की जगह पे चीनी डाल दो, या चीनी डालना चाहिए, या फिर आटे की जगह पे बेसन डालना चाहिए, चने का मतलब बेसन डाल दो। ये हम पढ़ते हैं ना अक्सर जीवामृत का, जब भी हम कहीं कहीं देखते हैं तो उसमें बात की जाती है बेसन डाल दो, या फिर चीनी डाल दो, या फिर गुड़ डाल दो। देखिए, आपको जीवामृत का विज्ञान समझना होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणुओं का आप संवर्धन करा रहे हैं इस बड़े से ड्रम में, इन्हें भोजन चाहिए। अब भोजन आप इसे किसी भी रूप में दें, वो इस चीज़ में परिवर्तन मतलब अंतर नहीं कर पाता है कि उसको बेसन मिल रहा है कि उसे आटा मिल रहा है। उसे चाहिए कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप उसको आटे के रूप में दें, चाहे आप उसको बेसन के रूप में दें। तो जो विधि मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे सरल है और हर किसान इसको अपना सकता है। आटा भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इसमें उच्च क्वालिटी का ही आटा मिलाएं। जो आटा खराब हो, जो आपको कहीं सस्ता मिल गया हो, वो आटा आप इसमें डाल सकते हैं। गुड़ की क्वालिटी भी मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड़ अगर ख़राब भी है तो डाल दें, क्योंकि वो उनका भोजन है, वो उसको खाएंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी। तो पहले दिन तो आपने इनको भोजन दे दिया, अभी इसको धीरे धीरे खाएंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी। तकरीबन 15 दिन के बाद एक समय ऐसा आएगा कि इनकी भोजन की संख्या कम होने लगेगी। तो 15 दिन बाद आप इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ दोबारा से मिला दें, क्योंकि ये इनका संवर्धन कर रहे हैं ना, इनकी संख्या बढ़ रही है तो भोजन की भी आवश्यकता इनको ज़्यादा होगी। तो 15 दिन बाद आपने इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ आपने मिला दिया। फिर 10 दिन बाद फिर से भोजन संख्या बढ़ रही है, फिर से उनको भोजन की ज़रूरत है, तो आप उसमें फिर 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ आप फिर मिला दें। और हर 10वें दिन पे आपको यही 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ की प्रक्रिया हर 10वें दिन पे आपको अपनानी है। कब तक? तकरीबन 2.5 से 3 महीने तक। 2.5 से 3 महीने तक आपको इस जीवामृत के ड्रम को बनाना है। और हर दिन आप एक बार इसको हल्का हल्का चला दें,
ताकि वायु का संचार होता रहे। अब खुद ही सोचिए आप, इतना बड़ा ड्रम है, इतने बड़े से ड्रम में आपको जीवाणुओं का संवर्धन कराना है। तो मैंने वही बात कही ना कि इनमें भोजन की भी इनको पर्याप्त ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा इनको समय भी देना पड़ेगा। तो भोजन तो आपने लगातार दिया, हर 10वें दिन पे 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ दिया और इसको समय भी दिया 2.5 से 3 महीने, क्योंकि इतने बड़े ड्रम में उनका संवर्धन करा रहे हैं। जैसे आपको दही खानी है तो जितनी दही खानी है उसी हिसाब से तो आप जामन मिलाएंगे ना, और समय भी देंगे, 7-8 घंटे देंगे ना कि उस दही को जमने के लिए। अब 72 घंटे में या 3 दिन में बन जाने वाला विज्ञान थोड़ा अधूरा है। अब कई कई जगह पे आप ये भी पढ़ते हैं कि इसमें, इस ड्रम में गाय का गोबर और गौमूत्र भी मिला देना चाहिए। देखिए, गाय का गोबर और गौमूत्र की असली जगह है इस खेत में, ना कि इस ड्रम में। अगर आपके पास गाय है, जैसे मैक्सिमम किसान तो ऐसे होंगे जिनके पास गाय या भैंस नहीं है, मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिनके पास पशु या जानवर नहीं है, तो क्या वो जीवामृत नहीं बना सकते हैं? उनको भी तो अधिकार है ना कि वो भी प्राकृतिक खेती करें और प्राकृतिक खेती में वो भी जीवामृत का निर्माण करें। तो वैसे किसान तो इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई किसान संपन्न है, जो गाय का गोबर है उसके पास या गौमूत्र है, तो वो इस 200 लीटर के ड्रम में 20 से 30 लीटर मैक्सिमम गौमूत्र डाल सकता है। बट मैं जो विज्ञान बता रही हूँ वो गोबर और गौमूत्र के से हट के है, उन किसानों के लिए है जिनके पास गाय या भैंस नहीं है, और अगर है तो उसकी असली जगह है इस मिट्टी में, ना कि इस ड्रम में। ठीक, तो आपने 2.5 से 3 महीने तक ये जीवामृत बनाने की प्रक्रिया पूरी की। अब 3 महीने में, जैसे आपने लगातार 10 दिन पे इसमें आटा और गुड़ डाला, 3 महीने हो गए, तो फिर कुछ तरीका होगा ना पहचान करने का कि ये बन के तैयार हो गया है कि नहीं। तो इसके पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका एक तो ये है कि एक तो इसमें रंग आ जाएगा, मटमैला सा एक रंग, ये जीवामृत का ड्रम एक मटमैला सा रंग धारण कर लेगा। दूसरा ये है कि एक तीक्ष्ण गंध आएगी इसमें से। जैसे जो जीवामृत अच्छे से मैच्योर हो जाता है, जिसमें जीवाणुओं की संख्या 10⁹ हो जाती है, एक तीक्ष्ण गंध आती है। जैसे दही एकदम खट्टी नहीं हो जाती है, तो जो महक आती है वो महक आएगी आपको। दूसरा, एक गाढ़ापन, जब आप मग डाल के इससे मग से ऐसे थोड़ा हिलाएंगे तो देखेंगे गाढ़ापन आ जाएगा। जैसे संतरे के जूस में थोड़ा सा गाढ़ापन होता है ना, वो गाढ़ापन आ जाएगा। दूसरा, इस ड्रम में आप हाथ डाल के हाथ निकालेंगे तो एक चिकनाहट सी महसूस होगी आपको, चिकनाहट सी महसूस होगी। फिर आप हाथ धुलेंगे साबुन से तो वो महक आपके हाथ से नहीं जाएगी। 2-3 बार हाथ धुलने के बावजूद भी अगर हाथ से आपके महक ना जाए तो समझ जाइएगा कि इस ड्रम में जीवाणुओं की संख्या अच्छी मात्रा में हो गई है। तो अब आपने जीव तो बना करके तैयार कर लिया, अब इसको आपको अपने खेत में पहुंचाना है, क्योंकि आपके खेत में, आपके खेत की भूमि में ये जीवाणु नहीं है, उनको पुनर्स्थापित करना है, तभी तो आप इनका निर्माण कर रहे हैं ना। तो अब इसकी बात आती है प्रयोग करने की। अब किस प्रकार से आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे इसका? 2 तरीके से आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो अगर आप चाहें तो तरल रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा आप इसको घन जीवामृत बना सकते हैं, मतलब इस लिक्विड फॉर्म को आप सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर दें। तो अगर कोई किसान जैसे चाहता है कि वो उसको लिक्विड फॉर्म में ही प्रयोग करे, तो वो बारिश में जब आपके खेत में 2-3 इंच पानी भर जाता है, तो बस ये 200 लीटर का ड्रम, जैसे ये 200 लीटर का जो ड्रम आप बना करके तैयार कर रहे हैं, ये 10 एकड़ के किसान के लिए पर्याप्त है। बट मैं 1 एकड़ के किसान की बात कर रही हूँ कि अगर किसी के पास 1 एकड़ का खेत है तो ये 200 लीटर के ड्रम में से मात्र वो 20 लीटर निकाले, और बारिश के समय जब खेत में 2-3 इंच पानी भरा हुआ है, 20 लीटर निकाल करके अपने खेत में जाकर के जगह जगह फेंक आए। तो खेत में जब पानी भरा है तो पानी के माध्यम से ये जीवामृत, ये जीवाणु आपके खेत में पूरी तरीके से फैल जाएंगे, और जहाँ इनको स्थापित होना है वहाँ पे वो स्थापित हो जाएंगे। फिर जिस हिसाब से आप जुताई करते हैं, फिर खेत की बुवाई करते हैं, उस हिसाब से आप खेत की बुवाई कर सकते हैं। बट वही कोई किसान चाहता है कि इसको रबी के समय इसका प्रयोग करें, तो बस आप 100 किलो या 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, सूखी सड़ी हुई खाद लें। फिर 1 एकड़ का किसान के लिए मैं बता रही हूँ, मात्र इसमें से 20 लीटर निकालें, वो उस 1 कुंटल की जो गोबर की खाद है उसमें आप मिलाएं, और जब आपके खेत में नमी हो और जिस दिन आप जुताई करने वाले हों, जुताई से ठीक पहले अपने खेत में इसको फैला दें और पीछे से जुताई कर दें, और जिस हिसाब से आप बुवाई करते हैं उस हिसाब से बुवाई आप कर दें। क्योंकि ये जीव आप लेके कहाँ से आए हैं? जंगल से। ये जीव आप जंगल से लेकर के आए हैं, जंगल की मिट्टी से लेकर के आए हैं आप, तो इनका स्थान है कहाँ पे? इस भूमि में, इस मिट्टी में। जैसे अक्सर बात आती है प्रयोग करने की कि कई लोग कहते हैं कि इस जीवामृत के ड्रम को हर बार सिंचाई के माध्यम से खेत में पहुंचा दें। अब खुद ही सोचिए ये कितना व्यवहारिक है। अगर किसी के पास 2 एकड़ का, जैसे ये तो 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, ठीक है,
एक बार के लिए पर्याप्त है। बट वो कितनी बार जीवामृत का ड्रम बनाएगा और कितनी बार हर सिंचाई के पानी के साथ वो देता रहेगा, ये व्यवहारिक नहीं है। और ये सिंचाई के पानी के साथ देना भी ठीक नहीं है। इसको आप मिट्टी में मिला दें, मिट्टी के जीव हैं, इसको बस आपको मिट्टी में मिला देना है। चाहे वो तरल रूप में मिला दें आप, चाहे तो वो इस जीवामृत को घन जीवामृत बना करके फिर आप अपने खेत में मिला दें, क्योंकि ये वहाँ पे जाकर के अपना काम करेंगे। उसके बाद अब जिस तरीके से गोबर की खाद देते हैं या फसल अवशेष देते हैं आप, या कंपोस्ट खाद देते हैं, वो दें और जीवाणु दें, तो जीवाणु अपना ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो ये अपना काम वहाँ पर जाकर के करने लगेंगे और आपकी भूमि धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक होती रहेगी। क्योंकि अभी हम जो नॉर्मली कह देते हैं कि हमारी भूमि बंजर हो गई है, बंजर हो जाने का मतलब यही है कि वो जीवाणु आपकी मिट्टी से ख़त्म हो गए हैं, उनको आप स्थापित कर रहे हैं। तो स्थापित कर रहे हैं तो उनको समय भी देंगे ना। अब जैसे आपने फसल लगाई, फसल लगाने से ठीक पहले आपने इसका प्रयोग कर दिया, तो ये उम्मीद मत रखें कि ये जाते ही अपना काम तुरंत शुरू कर देंगे। इनको समय लगेगा। मैंने कहा ना कि समय लगता है। तो आप जैसे खेत की तैयारी कर रहे हैं, आप जितना जल्दी इन जीवाणुओं को आप अपने खेत में पहुंचा देंगे, ये उतना ही जल्दी, उतना ही सुचारू रूप से अपना काम करना शुरू कर देंगे। अभी काम करते क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं जीवाणु। दूसरा ये है कि जैसे आज के समय पे किसान किसी भी तरह की फसल उगाता है तो वो उर्वरक के नाम पे यूरिया डीएपी तो देता ही देता है। इस बाकी सारी कोई उर्वरक दे ना दे, वो यूरिया और डीएपी तो ज़रूर देता ही है। अब यूरिया के गुण क्या है, या तो वो फसल के काम आ जाएगी अगर आपने यूरिया खेत में मिलाया है, या तो वो फसल उसका प्रयोग कर लेगी, या तो वो पानी के साथ जाकर के नीचे चली जाएगी, या तो वो हवा में उड़ जाएगी। ये तीन उसके गुण होते हैं यूरिया के। और जो डीएपी आप देते हैं वो क्या होता है, वो या तो फसल के रूप में फसल प्रयोग कर लेगी, जितना भी डीएपी आप दे रहे हैं अपनी खेत में, उसमें से मात्र 25 से 30% ही फसल उसका प्रयोग कर पाती है। तो जो बचा कुचा रह गया है फॉस्फोरस डीएपी, वो कहाँ रहता है, वो इस मिट्टी में आज भी उपस्थित है। और हर साल खेती कर रहे हैं आप, हर साल आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो जो डीएपी है वहीं पे वो अस्थायी रूप से पड़ी हुई है, मतलब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में वहाँ पे पड़ी हुई है। तो जो इसमें जीव है ना, जिस जीवाणुओं का आपने संवर्धन कराया है, ये उस डीएपी को, उस फॉस्फोरस को इस रूप में तब्दील कर देंगे, मतलब घुलनशील बना देंगी। तो जैसे ही वो उसको घुलनशील बना देंगी तो ये आपके पौधे में के प्रयोग में आने लगेगा। तो जब अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसानों को आह्वान किया जा रहा है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, तो प्राकृतिक खेती में सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है जीवामृत का प्रयोग करना। तो जब आपने अगर अपने खेत में जीवामृत का प्रयोग शुरू कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई किसान है जो धान या गेहूं या गन्ने की फसल उगाता है, ये फसल वैसी हैं जिनको उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा नाइट्रोजन, ज़्यादा फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई किसान अगर ऐसा किसान है जो गन्ना है, धान या गेहूं बो रहा है, तो वो यूरिया जिस प्रकार से अपने खेत में प्रयोग करता है उसी प्रकार से प्रयोग करे, और डीएपी उसको देने की ज़रूरत नहीं है अगर जब वो जीवामृत का प्रयोग कर रहा है। तो कोई किसान, जैसे मैंने कहा कि ऐसी फसल बो रहा है जिसमें उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो यूरिया तो जिस प्रकार से दे रहा है उसी प्रकार से दे, डीएपी देने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये प्राकृतिक डीएपी आपने बना करके अपने खेत में पहुंचा दिया है। तो जो डीएपी वहाँ पे अघुलन फॉर्म में, मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ी हुई है, वो घुलनशील हो जाएगी और पौधे के रूप में प्रयोग में आने लगेगी। बट वही कोई किसान है जो ऐसी फसल बो रहा है, चना, मटर, मसूर, ठीक है, सरसों, जिसमें उर्वरक की ज़रूरत कम है, तो वो यूरिया देने की भी उसको ज़रूरत नहीं है, वो इसी से ही काम चला सकता है। तो ये एक तरीके का प्राकृतिक डीएपी है। आप प्राकृतिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो जीवाणु खत्म हो गए हैं आपकी मिट्टी से, उनको आपको लाना है, उनको पुनर्स्थापित करना है, और दूसरा उनको वहाँ पे बचाए रखना है। हर बार जैसे हम केमिकल का प्रयोग लगातार करते रहते हैं, उस तरीके का प्रयोग हमें जीवामृत के साथ नहीं करना है। हमें अपने खेत की व्यवस्था को इस प्रकार से ठीक कर देना है कि ये जीवाणु वहाँ पे हमेशा बने रहें। अब वो व्यवस्था किस प्रकार से आप ठीक करेंगे, पहला तो ये है कि रसायन का प्रयोग आप समय के साथ साथ कम कर दें। दूसरा, आप अपने खेत के आसपास की व्यवस्था को ठीक कर दें, मतलब वहाँ की जो जैव विविधता है, जो वहाँ की प्रकृति थी, उसको संपन्न कर दें। वो किस प्रकार से करेंगे, आप खेत की मेड़ बनाएं, मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ लगाएं आप। क्योंकि क्या होगा, जैसे जीवाणुओं तो आपने ला करके स्थापित कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया, बट आपका तो ये भी कर्तव्य बनता है ना कि ये जीवाणु आपके खेत में हमेशा बने रहें, इनकी संख्या उतनी ही बनी रहे, ये वहाँ पे संपन्न रहें। तो ये किस प्रकार से संपन्न रहेंगे, जब आपकी खेत की मेड़ होगी, मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ होंगे, तो उस पेड़ की छाँव में ये जीवाणु बचे रहेंगे। जैसे खेत जब कभी खाली होगा आपका, और मई जून की गर्मी में जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जीवाणु मरने लगते हैं, तो पेड़ की छाँव में ये अपना बसेरा कर लेंगे और वहाँ पे ये बच जाएंगे। फिर जब बारिश होगी
तो ज़मीन ठंडी होगी, ये आपके पूरे खेत में फैल जाएंगे और फिर वो ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया वापस से शुरू कर देंगे। तो सिर्फ आपको ये जीवामृत बना करके प्रयोग नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि अपनी खेत की प्रकृति को आप उस व्यवस्था को ठीक कर दें समय के साथ साथ, कि ये वहाँ पे प्राकृतिक रूप से बनना भी शुरू हो जाए। आपकी खेत की मिट्टी को इतना ठीक कर दें कि जो जीवाणु खत्म हो गए वहाँ पे वो बनना भी शुरू हो जाए इस जीवामृत के माध्यम से। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सब जागरूक किसान हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो तो यहाँ से सीख करके जाएं ही जाएं, खुद भी सीखें और फिर अपने आसपास के जो किसान हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए प्रशिक्षण में, उनको भी सिखाएं, जीवामृत के बारे में बताएं, प्राकृतिक खेती के बारे में बताएं। जिस तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार की नीतियाँ जिस तरफ हमें ले चलने की कोशिश कर रही हैं, उस तरफ हम बढ़ें और इससे आपका भी भला होगा और बाकी सारे किसानों का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।